हैं दुनिया भर में और बाजार के फंडामेंटल्स को ऑफ कोर्स बहुत ही पैनी नज़र से एनालाइज भी करते रहते हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून, ईटी नाउ पे स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये सोचना सही होगा कि जिन कारणों की वजह से हमारे बुल रन को पूरा एक तरह से हॉल्ट लग गया था, वैल्यूएशन, उसके बाद वॉर, उसके बाद इन्फ्लेशन और इजी लिक्विडिटी का सकआउट होना, ये महंगाई, इन्फ्लेशन, अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो है एक दे आर फॉलोइंग इन प्लेस और शायद हम रिवाइव, हमारा बुल रन भी यहाँ पे शुरू हो सकता है वापस। देखिए अजय, दो तीन कारण थे जो आपने बताए। एक तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न होता है बुल मार्केट्स के लिए। दूसरा आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना और तीसरा लिक्विडिटी मार्केट में। तो अभी एक चीज की थोड़ी रेजोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन में थोड़ा कंट्रोल होने की उम्मीद है जिस तरह कमोडिटी प्राइस गिरे हैं। देखिए, इससे ये उम्मीद करना कि सेंट्रल बैंकर्स जो काफी स्ट्रॉन्ग टाइटनिंग की बात कर रहे हैं वो सडनली बैक ट्रैक कर जाएंगे, ये सोचना मेरे ख्याल से गलत होगा। क्योंकि कमोडिटीज की गिरावट सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अब सेंट्रल बैंक सीरियस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट को ये अंदाजा हो जाए कि नहीं, ये सेंट्रल बैंक्स तो वापस सीरियस नहीं है और लिक्विडिटी ईज आउट हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट शायद इतने नहीं बढ़ेंगे, तो कमोडिटीज में पुल बैक भी बहुत फास्ट हो सकता है। तो जैसे मार्केट में ट्रेडर्स सोचते हैं या कुछ निवेशक सोचते हैं कि सेंट्रल बैंक्स हर महीने अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जो एक टाइटनिंग बायस है, यूएस डॉलर की रैली जो एक ग्लोबल लिक्विडिटी को कम करती है और जो ओवरऑल लिक्विडिटी सकआउट होगी ग्लोबली। क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोप और जापान में आज के दिन क्या हो रहा है, उनकी करेंसीज एक फ्री फॉल में चले गई हैं। जापानीज येन को आप देखिए, यूरो को देखिए, जो डिक्लाइन हो रहा है। तो इन डिक्लाइंस का असर ये हो सकता है कि इनके यहाँ जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जैसे जापान में तो नहीं थी लेकिन यूरोप में इन्फ्लेशन जो ऑल टाइम हाई आया था पिछले महीने, वो और भी बढ़ जाए। क्योंकि अगर आपकी करेंसी 10-15% गिर जाती है तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी फॉल वो नलीफाई हो जाता है। तो बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं। तो मार्केट्स में एक स्टेबिलिटी आई है जो कि अच्छा है। कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनको करना चाहिए, कैपिटल गुड्स, सेलेक्ट फाइनेंशियल्स, ऑटोज। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बॉटम मार्केट का जब होता है तो जरूरी नहीं कि हर स्टॉक उसी समय बॉटम होता है। हर स्टॉक, हर सेक्टर्स के बॉटमिंग का समय अलग होता है और जैसे जैसे मार्केट में वैल्यूएशन अच्छे होते जाते हैं तब हमें वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना पड़ता है। कोई रन अवे मुझे नहीं लगता कि मार्केट में मूव आएगा और कोई बहुत ड्रास्टिक फॉल भी करंट लेवल से शायद ना आए। तो ड्रास्टिक फॉल मेरे हिसाब से 10% ज्यादा है, 10% से ज्यादा है। फेयर पॉइंट। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाजार में भी कोई बहुत भीषण बुल रन यहाँ से रिवाइव नहीं हो रहा है। एट बेस्ट हो सकता है कि हम बहुत गिरे ना, क्योंकि थोड़े इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स के स्टेबिलिटी आ गई है, वो नीचे आ गए। फेयर पॉइंट। हमें एक एक स्टॉक और सेक्टर के हिसाब से खेलना पड़ेगा यहाँ पे। एक दूसरा मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो आपका रिफाइनिंग टॉपिंग आउट वाला जो व्यू था वो तो ज़बरदस्त, ओवरनाइट क्या ज़बरदस्त धराशायी हुए, $11 पे आ गया $30 वाला। तो वो आप मेरे हिसाब से डेढ़ महीने से आप व्यूअर्स को, हमारे भी और अदरवाइज भी, ये बात कह रहे थे कि आप ये सस्टेनेबल नहीं है, इनको चेज मत करिए स्टॉक्स। तो आई विल कंग्रेचुलेट यू ओवर दैट। अब मैं पूछना चाहूँगा कि एक TCS, इन्फोसिस, इनके रिजल्ट्स में ट्रेड बनता है क्या? क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे अपने टॉप से, ये यूएस ग्रोथ के स्टॉल होने की वजह से। क्या वैल्यूएशन वहाँ अट्रैक्टिव हो गए और एक्चुअल रिजल्ट उतने खराब ना हो? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इस क्वार्टर के रिजल्ट अजय हो सकता है कि खराब नहीं होंगे क्योंकि एक क्वार्टर में इतना कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ग्लोबली कमोडिटीज और कल जैसे क्रूड गिरा, वो इस फेयर से गिर रहा है कि एक रिसेशन आने वाला है। तो अगर एक रिसेशन आने वाला है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, तो उसमें हम उम्मीद करें कि इन कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज का ग्रोथ उसी पेस पे चलता रहेगा, ये मुझे लगता है कि गलत होगा। हम दोनों तरफ नहीं प्ले कर सकते, या तो रिसेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इम्पैक्ट ग्रोथ पे जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से इस समय थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अभी भी आईटी स्टॉक्स में कोई रनअवे रैली मुझे लगता नहीं आईटी स्टॉक्स में आएगी। लोगों के कंसर्न अगले 3-6 महीने में बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, रिसेशन रिलेटेड और ग्रोथ रिलेटेड।
तो ये सबसे अच्छी चीज आईटी कंपनीज में मैंने हमेशा कहा है कि ये कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं, कोई डेट नहीं है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, बायबैक्स करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। तो जब भी एक डीप सेल ऑफ होता है इन स्टॉक्स में, जैसे इन्फोसिस 1350 की तरफ गया था, तब अपॉर्चुनिटी दे रहा था, अभी 1500 पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। क्यों? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को कैप्चर करनी पड़ेगी अगले कुछ महीनों में। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संदीप। अब क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर नजर होगी, आईटी पर तो खैर आपने डिस्कशन किया, लेकिन अगर एक एस्टिमेशन लेना चाहे, आपने आई एम श्योर कुछ तो एनालिसिस किया होगा कि कौन से स्पेसेस से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। मार्जिन प्रेशर जिन क्वार्टर्स पर होगा, जिन सेक्टर्स पर रहेगा, वो तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस मई के बाद मेजरली कूल ऑफ हुआ है। तो क्या एक केस बनता है कि मे बी थोड़ा सा आपको यहाँ इफेक्ट ऑटो पर या फिर दूसरे किसी स्पेसेस पे जो कमोडिटी यूजर्स है उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट इसी क्वार्टर में हो? जी हाँ, जरूर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो असर है वो पिछले क्वार्टर में ही दिखने लग गया था। तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, ऑटोज, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल में दोनों साइड है, क्योंकि डिमांड मई के बाद जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है काफी फॉल ऑफ हो गया है। तो डिमांड फॉल का इम्पैक्ट क्या जो रॉ मटेरियल प्राइस का इंक्रीज है वो नलीफाई कर देगा या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। और उनके वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, तो यहाँ बेनिफिट जरूर आएगा। और फ्लिप साइड में अगर हम कहें तो जो कमोडिटी कंपनीज हैं, जैसे स्टील हो गया, दूसरे मेटल हो गए, इवन सीमेंट में मुझे लगता है कि उम्मीद से कम नतीजे आ सकते हैं। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर जो एक्साइज कंसेशन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर आता हुआ दिखा है करीब 12 और 15% का, क्या लगता है शुगर स्पेस के लिए कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता हुआ दिखेगा? और साथ ही इथेनॉल प्लांट्स को लेकर भारत में जिस तरह से कायदे कानून या जिस तरह से प्लान्स बनाए जा रहे हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर है। जब गवर्नमेंट ने ये प्लान अनाउंस किया था कुछ साल पहले, तो उम्मीद थी कि 45 से 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि 25 से लेके 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी भी बाकी है अगले 4 सालों में। तो जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इस क्षेत्र में, उनको डायरेक्ट फायदा बहुत होगा। और काफी कंपनीज को इसमें इशू ये हुआ था, ये फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें क्योंकि स्टील का प्राइस इतना इंसेसेंट राइज हुआ था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था 9-10 महीने में, तो मार्जिन पे असर हो गया था। अब जो 25% की गिरावट आई है स्टील प्राइसेस में, 2021 के शुरू के प्राइस पे पहुंच गए हैं। तो जिन कंपनीज के अच्छे ऑर्डर बुक है उनको बहुत फायदा होगा इससे, और मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट बहुत शार्प होगी। शुगर कंपनीज भी इस चीज का फायदा होगा। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि काफी कंपनीज जो नेसेसरली शुगर में नहीं है, वो ग्रेन बेस्ड प्लांट्स या स्टैंड अलोन प्लांट्स भी लगा रही हैं। तो शुगर क्षेत्र ओवरऑल भी ठीक प्लेस्ड है। और लेकिन जो कंपनीज एक्चुअली प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। राइट। आज आपने देखा कि इनफैक्ट कल मार्केट आवर्स के बाद टीवीएस मोटर्स ने अपनी नई रोनिन गाड़ी लॉन्च की। 1.5 लाख रुपए की जो गाड़ी आ रही है, एकदम एकदम इम्पोर्टेड बाइक्स की जैसी है। आई एम नॉट श्योर आपने देखी है, मैं आपको विजुअल्स एक बार दोबारा चलवा के दिखाता हूँ। संदीप, मैं दो बातें पूछ रहा हूँ। एक तो टीवीएस मोटर काफ़ी सॉलिड चल रहा है लास्ट कुछ हफ्तों से, और टीवीएस मोटर्स के अलावा जो प्रीमियम बाइक की जो कैटेगरी है, जो एक टाइम पे सिर्फ आयशर मोटर्स अपने रॉयल एनफील्ड के जो दादा था वो एरिया का, अब इतनी कंपेरेटिव होती नजर आ रही है स्पेस। होंडा ने 250 सीसी की और 350 सीसी की गाड़ियां लॉन्च की है। तो इन दोनों पे आपका मैं व्यू जानना चाहूँगा, एक टीवीएस मोटर पे इस भाव पे, और दूसरा रॉयल एनफील्ड के कंपेरेटिव लैंडस्केप पे, क्योंकि दूसरे लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। या तो कंपटीशन का असर कुछ जरूर हुआ है। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आयशर मोटर्स के मोटरसाइकिल्स में इतनी ग्रोथ नहीं आई है, क्योंकि वो स्टेबल है। एक तो मार्केट ही ओवरऑल खराब था, और दूसरा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ब्रांड बहुत स्ट्रांग है रॉयल एनफील्ड का, तो ऐसा नहीं है कि जो उसके डाई हार्ड फैंस हैं वो जाके कोई और ब्रांड खरीदेंगे, वो शायद ना खरीदें। लेकिन ओवरऑल इससे लॉन्गर टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जरूर इफेक्ट होते हैं, जब मार्केट ओवरऑल भी स्लो है। तो टीवीएस मोटर्स का भी जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट रहा है वो
काफी फास्ट रहा है, मतलब स्टॉक मेरे ख्याल से 52 वीक हाई पे पहुंच गया था, जबकि बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स एक्चुअली लैंग्विश कर रहे थे, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर्स में इस समय मुझे कोई ट्रेड दिखता नहीं है, मतलब बाइंग साइड पे। ऑलराइट, टीवीएस मोटर में आपको ट्रेड नहीं देखते। संदीप, एक बहुत ही विशियस साइकिल है, आप भी ये लिख रहे थे अपने ट्विटर पे कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए इसलिए कमोडिटी प्राइस कूल ऑफ हुए, और कमोडिटी प्राइस कूल ऑफ हुए तो लगता है कि शायद अब इतना हॉकिश नहीं रहेगा फेड। एक विशियस साइकिल तो है ये, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ से थोड़ी बहुत पेन अभी और बाकी है, अगर यहाँ पर हम ये भी मान लें कि क्योंकि हम लगातार जब एक्सपर्ट्स का मैक्रो व्यू ले रहे होते हैं, माइक्रो व्यू ले रहे होते हैं, तो एक व्यू क्या आता है कि शायद वी आर नियर टू पीक आउट। क्रूड तो खैर अब 100 के नीचे ही है, इन्फ्लेशन पीक आउट के पास है, क्रूड पीक आउट के पास है, और अगर यहां से थोड़े बहुत और इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत और हो सकती है बाजार पर। अगर फेयर वैल्यूएशन के आसपास हम आज हैं या आज से कुछ समय बाद जाते हैं, तो अपनी बकेट लिस्ट में क्या क्या सेक्टर्स ऐड करने चाहिए जो खरीदारी करने का समय अब आ गया है? या वो सेक्टर्स वही रहेंगे, 2-3 सेक्टर्स रहेंगे। कैपिटल गुड्स रहेंगे, उसमें बड़ी और छोटी कंपनीज दोनों अच्छा करेंगी। ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज पे असर आना अब शुरू होगा मेरे हिसाब से। ऑटो एंसिलरीज में मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं रही है, जबकि ऑटो स्टॉक्स कुछ मूव कर रहे हैं। तो उसमें जैसे टायर स्टॉक्स में आज थोड़ी मूवमेंट है, मुझे लगता है कि टायर्स को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि काफी ये कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स भी ऊपर थे और रबर प्राइस भी ऊपर थे, दोनों के प्राइसेस अब नीचे आए हैं। और गवर्नमेंट कुछ सेफ्टी नॉर्म्स भी नए निकाले हैं, अगले 1-2 महीने में जो इम्प्लीमेंट हो गए, तो इंपोर्ट से कंपटीशन कम रहेगा। तो ये क्षेत्र डेफिनेटली नजर में रहने चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि हर सेक्टर एक समय पे बॉटम नहीं करता। बहुत लोग इस चीज की वेट करते रहते हैं कि हम लोग मार्केट के बॉटम पे ही इन्वेस्ट करेंगे। एक तो किसी को पता नहीं बॉटम कहाँ है, और दूसरा जब वैल्यूएशंस रीजनेबल हो जाए, आपको लगता है कि यहाँ से ठीक है, मैं 5-10-15% लूज करने को तैयार हूँ, जबकि मुझे अगले 1-2 साल में अच्छे रिटर्न मिल जाएं, तो वहां पे हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल संदीप, बैंक्स की लगातार हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें, लोन बुक में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके कारण वहां पर भी अप मूव्स नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसीज को आप कैसे देख रहे हैं? एनबीएफसीज में थोड़ा टफ रहेगा एनबीएफसीज के लिए ओवरऑल, क्योंकि इनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं होता जैसे बैंक्स का रहता है। तो जब लिक्विडिटी टाइटन होती है तो इनके मार्जिन्स पे असर आता है, जबकि बैंक्स के मार्जिन एक्चुअली बढ़ते हैं जब इनिशियल टाइटनिंग साइकिल होता है, क्योंकि इनके जो कासा डिपॉजिट्स है उसके रेट सेम ही रहते हैं। तो एफडी के रिपोर्ट रेट जरूर बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल वो बेनिफिट रहता है बैंक्स के लिए। तो एनबीएफसीज में मुझे लगता है कि बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा निवेशकों को। पीएसयू बैंक बहुत क्वाइट रहे लास्ट कुछ दिनों में, लेकिन जिस हिसाब से 30-40 बेसिस पॉइंट 10 ईयर गिरा है हमारा इंडियन 10 ईयर, आज पीएसयू बैंक्स में एक्टिविटी दिख रही है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या ये रिलेटिव वैल्यूएशन में बेटर है? देखिए अजय, मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। तो ट्रेडर्स के लिए ये जरूर अपॉर्चुनिटी रहते हैं 5-10-15% बनाने का, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये लोग डिपॉजिट फ्रेंचाइज लूज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, इनकी लोन ग्रोथ वर्स है, इनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज में लॉसेज आएंगे, तो मुझे इनमें कुछ इतना इंटरेस्ट रहता नहीं। एसबीआई आपका द ओनली पीएसयू जो आप इसके बारे में बात करते हैं, वो इस करंट वैल्यूएशन पे कैसा लग रहा है? क्या एसबीआई थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उनका कोर बैंकिंग बिजनेस है, उनकी सब्सिडरीज में भी बहुत वैल्यू है। अगर आप देखिए तो उनके इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारी सब्सिडरीज है जो काफी अच्छा कर रही हैं। तो सम ऑफ द पार्ट्स में उनकी सब्सिडरीज की वैल्यू इतनी है कि बैंकिंग ऑपरेशंस के वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो लॉन्गर टर्म मुझे लगता है कि एसबीआई अभी भी प्रेफर्ड बैंक है काफी लोगों के लिए। तो एसबीआई जरूर लॉन्गर टर्म अच्छा करेगा पूरे बास्केट में। तो अगर किसी को देखना है तो सिर्फ ये एक स्टॉक देखना चाहिए पीएसयू बास्केट में। पीएसयू बास्केट में टॉप पिक संदीप की एसबीआई सबसे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आज समय देने के लिए, और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।